अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों हमारा मकान ज़ेरे तामीर था। तभी हमने मॉडल टाउन में किराए का घर ले लिया। हमारे घर के सामने ही राबिया का घर था। एक रोज़ दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक गोरी चिट्टी नाजुक अंदाम खूबसूरत खातून दर पर मौजूद थी। हुलिये से किसी अच्छे ख़ानदान की लगी। मैं उसे सवालिया अंदाज से देख रही थी। तभी उसने कहा, बाजी मेरा नाम राबिया है, मैं सामने वाले घर से आई हूँ, आपकी पड़ोसन हूँ। आपका बहुत नाम सुन रखा था, आज मिलने की चाह हुई तो आ गई। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। क्या तुम मुझे जानती हो? बाजी आपको कौन नहीं जानता, आप कहानियाँ लिखती हैं, आप तो हमारे शहर का फ़ख्र हैं। अब मुझे कांटों में तो मत घसीटो, मैंने हंस कर कहा। अच्छा आओ बैठो। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आई तो माई मुझे बहुत खुशी हुई। बराबर वाली पड़ोसन तुम्हारा जिक्र कर रही थी। मैंने राबिया को बताया और मुलाजमा को चाय लाने को कहा। वो बहुत प्यारे लहजे में बातें करने लगी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। 3 बच्चों की माँ होते हुए भी लड़की सी लग रही थी। मुझे मेरी पड़ोसन बता चुकी थी कि वो बहुत अच्छे ख़ानदान से है। उसकी शादी अमीर कबीर घराने में हुई थी, मगर बदकिस्मती से शौहर हादसे में इंतकाल हो गया और जवानी में बेवा हो गई। इस पस मंज़र को जानते हुए मैं मोहतात होकर उसके साथ बातें करने लगी। कोई सवाल करने से कबल सोचती कि ये दुखी है, उसके दिल को कहीं मेरे किसी सवाल से ठेस न लग जाए, बुरा ना मान जाए। इत्तफाक कहीं उसकी सौतन होने की दावेदार औरत से भी कहीं मिल चुकी थी, जो अपना केस मेरे खाविन के पास लाई थी। वो चाहती थी कि ससुराल वाले उसको बहू तस्लीम कर लें और उसे एहसान मरहूम की जायदाद में से हिस्सा मिले। ताहम इस बात का मैंने राबिया से जिक्र ना किया। वो अज खुद ही मुझ पर अपनी किताब ज़िंदगी के औराक खोलती चली गई। मैंने पूछा, राबिया तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अपने चचा के पास गए हैं, वो कभी कभी आता है उनसे मिलने और उनको अक्सर सैर कराने भी ले जाता है। और तुम रहती किसके साथ हो? 3 बेटों के साथ रहती हूँ। वो कभी अपने चचा के साथ ददयाल के गांव चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है तुम अकेली रहती हो? हाँ। तुम गांव में क्यों नहीं रहती? वो चुप हो गई। फिर लम्हा भर तवक्कुफ के बाद बोली, अपने देवर की वजह से। मुझे उससे डर लगता है, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बच्चों से प्यार करता है। बच्चे उसके बगैर नहीं रहते। उसके बच्चे तकरीबन मेरे बच्चों के बराबर थे। उसका बड़ा बेटा मेरे बड़े बेटे की उम्र का था, तकरीबन 13-14 बरस का। दूसरा 11 बरस और तीसरा बेटा 8-9 साल का होगा। चंद दिन गुजरे थे, मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी कि सामने वाले बंगले पर नजर पड़ी। राबिया अपने गेट पर खड़ी थी। उसने मुझे पुकारा कि मेरे घर के सामने से गुजर कर जा रही हैं, 2 मिनट को आए ना। उसकी आवाज़ में इतनी चाहत थी कि मैं उसके घर के अंदर चली गई। उसका घर बंगला नुमा था, छोटा सा मगर साफ सुथरा, ज्यादा फर्नीचर ना था। उसने मेरी तवाज़ो की और अपनी शादी और खाविन के बारे बताने लगी। अपनी मंगनी और शादी के जोड़े दिखाए जो बहुत खूबसूरत और काफ़ी महंगे भी थे। वो बोली, मैं आपके पास अपनी कुछ अमानतें रखवाना चाहती हूँ, क्या आप रख लेंगी? राबिया, मैं कराची आती जाती रहती हूँ, किसी की कोई अमानत कैसे रख सकती हूँ? वो कुछ अफसुर्दा और खामोश हो गई। क्या तुमको अकेले रहने से डर लगता है? तुम मैके जाकर क्यों नहीं रहती? मेरे 3 लड़के हैं, मैके में कैसे रह सकती हूँ? वैसे मैंने अपने घर के चारों तरफ दीवार पर करंट वाले तार लगा दिए हैं, रात को कोई दीवार फलांग कर नहीं आ सकता। बड़ी हिम्मत वाली हो, मैंने कहा। हाँ, मुझको जान का खतरा तो है। शौहर की बहुत सी ज़मीन और जायदाद है, यही चीज़ें तो इंसान की दुश्मन होती हैं। थोड़ी देर बाद मैंने जाने की इजाज़त ली, क्योंकि सुबह का वक्त था और घर में काफ़ी काम पड़ा हुआ था। इस मुलाकात को बमुश्किल हफ्ता गुजरा था कि एक रोज़ शाम के वक्त दरवाज़ा बजा। खोला तो राबिया अपने लड़कों के साथ खड़ी थी। उसके 2 लड़कों के सरों पर चोट लगने से लहू बह रहा था, जो बच्चों के कपड़ों पर गिरा हुआ था। बोली, इनके कपड़े ददयाल में हैं, आप अपने बेटों के कपड़े दे दें, अभी बदलवाऊंगी। ये रात को लहू भरे कपड़ों के साथ कैसे सोएंगे? आपके बेटों के कपड़े इनको पूरे आ जाएंगे। मैंने अपने बेटे के कपड़े उसे दे दिए। उसने बच्चों के कपड़े तब्दील करवाए। फिर कहने लगी, इनके चाचा बाहर जीप में बैठे हैं, वो इनको सैर कराने ले जा रहे थे। मैं भी साथ चली गई। मुझे लगा कि इनको गांव ले जाएंगे। ज्यादा दूर न गए थे कि देवर ने जीप को खंभे में मार दिया। तभी बच्चों को चोट आ गई है। मैं इस अजीब दास्तान पर हैरत में डूब गई।
क्या ये हादसा था? वो बोली, हाँ हादसा ही था। मजीद सवाल करने का वक्त न था, वो बच्चों को लेकर चली गई। उसने मुझसे पट्टी और दवा लेकर आर्जी तौर पर उन्हें फर्स्ट एड दे दी थी। इस वाक़े के काफ़ी दिनों बाद मैं कराची से अपने शहर जा रही थी। रास्ते में एक स्टेशन पर रेल रुकी। एक अखबार फरोश कंपार्टमेंट के सामने से गुजरा तो उसे रोककर अखबार खरीद लिया। सोचा कि अखबार के मुताले से वक्त अच्छा गुजर जाएगा। यूं भी मेरी रोज़ाना अखबार पढ़ने की आदत थी। सफ़ात पलट रही थी कि एक दिलदोज़ खबर पर नज़रें जम गई। खबर पढ़कर यकीन न आया। अब सफ़र क्या अच्छा गुजरना था। तमाम रास्ते मखमूम रही। यह खबर राबिया से मुतल्लिक थी। कल शाम उसके एक ससुराली अजीज़ ने घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया था। मेरी निगाहों में उसका मासूम सा चेहरा घूम गया। एक ठंडी आह निकल गई। काश मैं उससे ना मिली होती, उसने मुझसे बातें ना की होती। मैं बच्चों के बारे में सोचने लगी कि पहले बाप और फिर माँ भी उनको अकेला छोड़ गई। उन बच्चों पर अब क्या गुजरेगी। राबिया ने कई बार मेरे सामने इस डर का इजहार किया कि वो खुद को गैर महफूज ख्याल करती है। बिलाखिर उसका खौफ दुरुस्त ही साबित हुआ था। घर पहुंची तो शौहर से पहला सवाल यही किया, क्या राबिया से मुतल्लिक अखबार में जो खबर शाये हुई है वो सच है? एजाज बोले, हाँ सच है। तुम्हारे जाने के बाद उसने मॉडल टाउन वाला घर छोड़ दिया था और किसी दूसरे घर चली गई थी जो हमारे आबाई घर से करीब है। शायद ये घर उसे गैर महफूज लगता था। जो दूसरा घर उसने किराए पर लिया था वो चारों तरफ से बंद था। फिर भी जो होना था हो गया। ये वो बातें हैं जो किसी को मालूम नहीं होंगी, लेकिन बाकी सारी कहानी सब शहर वालों को मालूम हो चुकी थी। 5वीं के बाद राबिया ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो एक उस्तानी उसको घर आकर पढ़ाने लगी ताकि वो मैट्रिक प्राइवेट तौर पर कर ले। घर में खाली बैठने से उसका दम घुटता था, सो उसने किताबों ही से दोस्ती कर ली। उन दिनों वो 8वीं का इम्तिहान दे चुकी थी और मैट्रिक की तैयारी कर रही थी कि एक दिन अचानक घर में रौनक महसूस हुई। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। पता चला कि गांव से चाचा मंगनी की रस्म अदा करने आ रहे थे। वो हैरान थी कि अगर उसकी बात एहसान से तय हो गई थी तो कभी किसी ने इस बात का उसके सामने तज़किरा क्यों ना किया। एहसान गांव में रहता था और कबायली सरदार का बेटा था। ये जागीरदार किस्म के लोग थे और अक्सर शहर आता जाता रहता था, लेकिन राबिया के वालिद के घर कम ही आता था। उसके चाचा का रवैया भी रिवायती जागीरदाराना था। सियासत में उलझे रहना उनको विरसे में मिला था। वो कबायली झगड़ों और मुकद्दमात की पैरवी की वजह से शहर आते थे। राबिया अमन और सुकून की आदी थी, जबकि एहसान के बारे बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी सूरत अच्छी थी लेकिन मशागिल नापसंदीदा थे। जब राबिया ने सुना वो लोग मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं तो बुझ गई। उसका जी चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन ऐसा ना कर सकी। उसमें इनकार की जुर्रत ना थी। जानती थी कि अगर ऐसा किया तो उसके वालिद उसे दूसरी सांस लेने की मोहलत ना देंगे। एहसान के घर वाले उसे चुनरी डालकर अंगूठी पहना गए। उसने मुझे बताया था कि बाजी जब मेरी उंगली में मंगनी की अंगूठी डाली गई तो मैंने उस दिन को ऐसे जाना जैसे कोई जागते में ख्वाब देखता है। आह, वो बेहद खूबसूरत गुड़िया सी। उस दिन के बाद उसने हर दिन को एक जैसा दिन समझ लिया। उसने शादी के मसले पर सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि तकदीर बनाने वाले ने जो उसकी तकदीर में लिख दिया था वो नहीं बदल सकती थी। फिर वो दिन भी आ गया जब लड़की को बाबल का आंगन छोड़कर पिया देश जाना होता है। यकबारगी घर में हलचल मची। पहली दफा वीराने में इतनी रौनक राबिया को देखने को मिली। खुशी का ऐसा एहतमाम देखकर वो भी खुश होने वालों के साथ मुस्कुरा दी। जब उसे सजाकर दुल्हन बनाया गया तो उसका चेहरा एक दमकते चांद के जैसा हो गया। सरापे को हया के नूर से मुनव्वर करके उन्होंने राबिया को उसके चचा के बेटे के साथ एक लंबी सी शानदार कार में रुखसत कर दिया। वो जेवरात से लंदी फंदी कामदानी का दुपट्टा इतना भारी था कि उसका वजन नहीं उठा पा रही थी। उस दुपट्टे को पीछे से 2 नौकरानियों ने संभाल रखा था। उसे सजे हुए तख्त पर बिठा दिया गया। कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था। जब दुल्हा ने अपनी दुल्हन का रूप देखा तो खुशी से दीवाना हो गया। उसने अपनी दुल्हन से पहली रात ही वादा कर लिया कि हर बुराई छोड़कर बस उसी का हो ही रहेगा। राबिया अपने जीवन साथी के वादों को सच्चा मानकर मसरूर हो गई। सारा खौफ दिल से जाता रहा। अब उसने शौहर को दिल से कबूल किया। एहसान भी उसका दीवाना था।
राबिया के साथ बावफा रहने की पूरी कोशिश की तो राबिया ने भी अंधे एतबार की पट्टी आंखों पर बांध ली। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उस जोड़े को बेटा अता किया। दोनों औलाद की नेमत पाकर बहुत खुश थे। राबिया बच्चे की परवरिश में खो गई और एहसान, कहते हैं मर्द का एतबार नहीं, जल्द ही जागीरदार घराने का बेटा अपनी पहली रविश पर लौट गया। राबिया इस यकीन में सरशार थी कि उसका शौहर और किसी का नहीं हो सकता, लेकिन ये वक्त का फरेब था। उसको घरेलू जिंदगी के जाल में जकड़ने का एक बहाना था। वक्त पलक झपकते गुजरने लगा। वो 3 बेटों की मां बन गई। उसकी ममता को सुकून मिला, मगर फराइज में इजाफा होता गया। वो बच्चों में उलझकर अपने सरापे से गाफिल रहने लगी तो हरदम मोहब्बत का दम भरने वाला शौहर भी बेमुरव्वत और खुदगर्ज हो गया। वो नई मोहब्बत की परवाज के लिए पर तोलने लगा। ये नई मोहब्बत एक नोखेज हसीना थी जिसका ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से न था। वो कोठे की जीनत थी जिस पर एहसान फिदा हो गया था। वो नई बहिश्त के मजे लूटने लगा। उधर 3 छोटे बच्चों की देखभाल में राबिया उन दिनों निढाल और खस्ता हाल थी। उसे उस वक्त हमदर्दी और सहारे की जरूरत थी और एहसान उसे फूहड़ और बदसलीके के अलकाबात से नवाजने लगा था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के लिए जिंदगी का ये दौरानिया बहुत वक्त तलब और थका देने वाला होता है। शौहर की ऐसे वक्त बेएतनाई और राबिया को सदमा होता, लेकिन सब्र कर जाती। एक रोज उसको शौहर के इस बेरहमाना रवैये का सबब मालूम हो ही गया। उसने एहसान के मैले कपड़े लॉन्ड्री में भिजवाने थे। कोट की जेब में हाथ डाला, एक खत बरामद हुआ। पढ़ा तो उसे चक्कर आ गया। ये उस लड़की का मोहब्बतनामा था। शौहर से सवाल किया तो उसने खत उसके हाथ से झपट कर फाड़ दिया और शर्मिंदा होने की बजाय उस पर हाथ उठा दिया। वो रोने लगी। एहसान ने कहा, अगर इस कमरे के बाहर किसी ने तुम्हारी सिसकी सुन ली तो मैं अभी इसी वक्त तुमको तलाक दे दूंगा और बच्चे भी छीन लूंगा। वो बच्चों की खातिर सिसक कर चुप हो गई कि वो सामने बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। उन दिनों उसका पहलोटी का बेटा 5 बरस का हो चुका था और अब स्कूल जाने के लायक था। गांव का स्कूल इस काबिल न था कि वो अपने बच्चों को वहां दाखिल कराती और एहसान को कब फुर्सत थी कि वो शहर जाकर खुद दाखिला करवाता। गांव के स्कूल की ये हालत थी कि अव्वल तो उस्ताद आता ना था, अगर आ जाता तो दरख्त के नीचे चारपाई डालकर सो जाता और बच्चे इर्द गिर्द उछल कूद करके घर चले जाते। राबिया परेशान थी कि क्या करे। तभी एक रोज उसके वालिद मिलने आ गए। उसने अपनी परेशानी से बाप को आगाह किया। वो बोले, शहर में मेरे 2 मकान खाली पड़े हैं, तुमको जो बेहतर लगे मैं ठीक करवा देता हूँ। तुम बच्चों को शहर ले आओ, मैं उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। एहसान से पूछा तो वो फौरन राजी हो गया। तब राबिया ने जरूरी सामान साथ लिया और अपने वालिद के साथ शहर चली गई। उसके वालिद ने मकान में जरूरत की हर शय मुहैया कर दी और मुलाजिम भी रख दिया ताकि उनकी बेटी को सौदा सलफ के लिए और बच्चों को स्कूल पहुंचाने में तकलीफ ना हो। बाप और भी कई मसाइल और जो राबिया को दरपेश होते हल कर देते थे। एहसान के जब मर्जी होती आता, 2-4 दिन रहता और चला जाता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद राबिया को सुकून तो मिला, मगर उसका दिल इज़्तिराब का एक समंदर था। उसने कोशिश की कि एहसान के साथ रहे, मगर वो ऊंची उड़ान भरने वाला उकाब था। भला कैसे घर के पिंजरे में कैद रह सकता था। वो बीवी के शहर जा रहने से और भी खेल खेलने लगा कि उसके बीवी बच्चों की देखभाल करने को शहर में राबिया के वालिद और भाई तो मौजूद थे ही। उसे अपने नए इश्क के तकाजों से ही फुर्सत न थी। एहसान मरहूम की जायदाद से हिस्सा लेने की कोशिश करने वाली एक लड़की से जो उस बाजार से थी, अगर मैं ना मिली होती तो शायद जमाने की बातों का भरोसा ना करती। ये एक तीसरी लड़की थी जिसका दावा था कि उसके साथ भी एहसान ने निकाह किया था, लेकिन इसकी मुआशरे में कोई हैसियत ना थी, लिहाजा किसी ने भी उसको मुंह ना लगाया। वो मेरे पास इसलिए आई थी कि मैं उसकी और एहसान की कहानी लिखूं। बहरहाल ये एक अलग दास्तान है। असल किस्सा तो एहसान और राबिया का है कि उसके शहर में रहने पर भी वो उसके पास ना आता था। राबिया का बेटा अब 6ठी जमात में पहुंच गया था। एक रोज स्कूल से आते हुए उसने अपने बाप के साथ गाड़ी में एक औरत को बैठे देखा। तभी उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। एहसान ने गाड़ी रोक ली और बेटे को कार में बिठा लिया। औरत से तारुफ करवाया, बेटे खुरम, इनसे मिलो।
ये तुम्हारी दूसरी अम्मी है। फिर वो खुर्रम को घर के दरवाजे पर छोड़कर गया। तब राबिया को इल्म हुआ कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो जिस बात को अहमियत ना देती थी उसी बात ने उसको तोड़ कर रख दिया। एहसान की जफाकारी का अब जितना मातम करती कम था। वो अपने वालिद और भाइयों के पास गई, फरियाद की। हमदर्दी करने की बजाय उन्होंने उसकी आहोजारी को अहमियत न दी, बल्कि समझाने लगे कि सब्र करो, एहसान मर्द है और दौलत वाला है, मर्द दूसरी शादी कर ही लेते हैं, इसमें इस कदर वावेला करने की क्या ज़रूरत है। तुम एक ख़ानदानी औरत हो, तरीके से रहो, वरना ये ओछापन तुम्हारी ज़ात को ख़ानदान में बेवक़्त कर देगा। जब राबिया ने अपनी इस कदर बेकदरी देखी तो अपने वालिद और भाइयों से जायदाद में से अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया, जिसके नतीजे में वो भाइयों की आंखों का कांटा बन गई। तब माँ आड़े आई, शौहर को समझाया कि अपनी जायदाद में से ना सही, मेरे तरके में से जो मेरे वालिद से मुझे मिला था, कुछ ज़मीन राबिया के नाम कर दे ताकि वो तसल्ली और सुकून से जी सके। यूं नाना के तरके से राबिया को हिस्सा दे दिया गया। बाप ने भी सोचा कि अगर बेटी पर बुरा वक्त आ गया तो ये किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। तब उन्होंने खासी रकम उसके नाम बैंक में जमा करवा दी। गर्चे बाप की अराजी में से राबिया का अच्छा खासा हिस्सा बनता था, लेकिन भाइयों ने रिवायती रवैया अपना लिया। यूं भी कबायली रिवाज के मुताबिक औरतों को विरासत में हिस्सादार नहीं माना जाता था। माँ बाप ने माली तौर पर उसको मजबूत कर दिया तो उसको सुकून मिल गया। अब रिश्तेदार भी कमाते थे। सबको पता चल चुका था कि एहसान ने दूसरी शादी कर ली है। इतने सदमे सहने के बाद भी राबिया का हुस्न बाकी था और रंगो रूप गुलाब के फूल की मानंद ताज़ा था। ये दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दियों के दिन थे। एहसान गांव में था। एक रोज़ खबर आई कि शहर आते हुए उसकी जीप को हादसा पेश आ गया है और वो मौके पर हलाक हो गया है। ये खबर सुनकर राबिया गश खा गई। वो जैसा भी था, उसके बच्चों का बाप और उनके सरों पर साइबान था। उसके बच्चे बेअमान हो गए थे। एहसान के होते किसी की जुर्रत न थी कि राबिया पर मैली निगाह डाले या उसकी जानिब उंगली उठा सके, लेकिन बेवा होते ही सूरत हाल बदल गई। अब उसका घर से निकलना जुर्म हो गया। किसी से बात न कर सकती थी। बहुत जल्द जमाने ने एहसास दिला दिया कि एहसान के बगैर वो अधूरी है। उसने ससुर से पनाह की दरख्वास्त की। ससुर ने उसे मायूस नहीं किया, बल्कि बच्चों के हिस्से की जायदाद अपनी जिंदगी में ही पोतों के नाम कर दी और सरपरस्त बहू को बना दिया। एहसान के भाइयों ने बाप के इस इकदाम को इंतहाई नापसंदीदगी से देखा, मगर उस बुजुर्ग ने परवाह ना की। राबिया के वालिद जवां साल बेटी को बेवगी की चादर में लिपटा देखकर गम से निढाल थे। उन्होंने वो मकान भी राबिया के नाम कर दिया जिसमें वो अकामत पजीर थी। ये सारी बातें भला उसके करीब तरीन रिश्तेदारों को क्यों भाती। देवरों के साथ उसके भाई भी कुछ बरगश्ता तो थे, लेकिन बहरहाल उसके दुश्मन हरगिज न थे। भाभियां भी उसका ख्याल रखती थीं। राबिया के वालिदैन अभी जिंदा थे, फिर भी एहसान के बगैर उसकी जिंदगी सांपों से भरी कछार जैसी हो गई थी। खासतौर पर उसका एक देवर बिलाल अपने दिल में उसके लिए कीना रखता था। उसकी नजरें उसकी जायदाद पर थीं जो बच्चों के नाम थीं। तभी उसने बेवा भाभी के घर आना जाना शुरू कर दिया और मरहूम भाई के कमसिन लड़कों से ऐसी मोहब्बत जतलाने लगा कि नादान बच्चे अपने उस चचा के दीवाने हो गए। बच्चे चाचा से बहुत मानूस हो गए तो राबिया सोचने लगी कि चलो ससुराल में कोई तो है जिसको मेरे बच्चों का ख्याल है। वो बच्चों को गांव ले जाता, राबिया एतराज़ ना करती। अक्सर सैर पर ले जाता और शॉपिंग वगैरह करवाता। खुर्रम 10वीं में था जब बिलाल ने उसे बेहद अहमियत देनी शुरू कर दी और राबिया के खिलाफ बातें करके उसको माँ से बदजन करने लगा। बच्चा कच्चे जहन का था, उसके दिलो दिमाग पर मनफी असरात पड़ने लगे। वो पढ़ाई से दिल उठाकर अपने चचा के हम रकाब गलत राहों पर चलने लगा और नाच गाने की महफिलों में रुपया उड़ाने के तरीके सीखने लगा। मैट्रिक के बाद वो कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर चला गया और हॉस्टल में रहने लगा। बिलाल ने भतीजे के जहन में बुराई का बीज बो दिया था। वो बुराई को शान समझकर करने लगा। मासूम लड़का था, उसे अभी अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी नहीं आई थी। जवान लड़के को अगर गलत रास्ते पर डाल दिया जाए तो जिंदगी तबाह होना लाजमी बात है। इसी आड़ में बिलाल ने खुर्रम से ज़मीन बिकवानी शुरू कर दी। उसे नई कार लेकर दी और बहुत सी आसाइशों का सामान भी मुहैया कर दिया।
राबिया ने देखा कि उसका बच्चा हाथों से निकला जा रहा है और अपने चाचा के हाथों का खिलौना बनता जा रहा है, तो उसने बिलाल को रोका और घर आने पर पाबंदी आयद कर दी। इस वजह से देवर उसका जानी दुश्मन बन गया। बिलाल ने राबिया से कहा, अगर तुमको अपने लड़कों के बिगड़ने का खतरा है तो मुझसे निकाह कर लो, वरना ये जरा बड़े हुए तो तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। यूं भी मैं तुमको अकेले बाहर आते जाते बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहरहाल मेरे मरहूम भाई की इज्जत हो। ये बात तो राबिया को उसकी माँ भी समझाती थी कि अकेले रहने से बेहतर है कि तुम हमारे पास मैके में आकर रहो, लेकिन राबिया माँ को यही जवाब देती, मेरे लड़के बड़े हो रहे हैं, मैके में इनसे मसाइल पैदा होंगे, बेहतर है कि मैं इनके साथ अलहदा ही रहूं। देवर ने मुसलसल भाभी पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। खुरम भी चाचा का हम नवा हो गया, क्योंकि उसकी अयाशियां चाचा के दम से थीं। जब राबिया ने देवर के साथ अक़द-ए-सानी से मना कर दिया तो वो धमकाने पर उतर आया। राबिया ने देवर पर घर के दरवाजे बंद कर दिए और उसकी शिकायत सुसर से की। सुसर गांव में रहने का आदी था। उसने चंद रोज तो शहर आकर बहू के पास कयाम किया, फिर माजरत कर ली कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे कबायली अमूर संभालने होते हैं। तुम या तो मैके चली जाओ या हमारे घर गांव में आकर रह जाओ। यहाँ रहोगी तो मेरा वक्तन फ़ौक्तन ही आना होगा। अब राबिया ज़्यादा परेशान हो गई। ससुराल और मैके में कोई भी उसके साथ रहने पर आमादा ना था और वो अपने उस घर में रहना चाहती थी जहाँ रह रही थी। ताहम वो अब यहाँ बहुत खौफजदा रहने लगी थी। सिर्फ बच्चों की तालीम की खातिर शहर में रहती थी। सुसर जल्द दोबारा आने का कहकर गांव चले गए। शायद बिलाल इसी मौके की ताड़ में था। बाप घर पहुंचा तो वो शहर रवाना हो गया और राबिया के घर आ गया। राबिया ने बेटों को हिदायत कर दी थी कि अगर तुम्हारे चाचा बिलाल आए तो दरवाज़ा मत खोलना। सुबह 11 बजे का वक्त था। 2 बेटे स्कूल गए हुए थे, जबकि खुरम घर पर था। जब दर पर दस्तक हुई, खुरम ने दर खोला। सामने बिलाल खड़ा था, बंदूक उसके हाथ में थी। बंदूक देखकर खुरम का माथा ठनक गया। उसने अपने चाचा से कहा कि माँ घर पर नहीं है, आओ हम बाहर चलते हैं। वो कहाँ गई है? आइए तो बाहर चलते हैं, फिर बताता हूँ। राबिया ने जब बेटे को ऐसा कहते सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो जहाँ अपने कमरे में खड़ी थी वहीं बैठ गई। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि बिलाल आज नेक इरादे से नहीं आया, अब आखिरी वक्त शायद आ पहुंचा है। बहरहाल खुरम किसी तौर अपने चचा को बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। मगरिब के बाद बिलाल खुरम को गांव छोड़कर वापस आ गया। राबिया बेटे के इंतजार में परेशान थी। उसने मंझले बेटे वकार को भाई के घर भेजा कि मामू को जाकर बताओ बिलाल चाचा खुरम को लेकर कहीं चला गया है, गांव जाकर पता करें। वकार मामू के घर चला गया, जबकि छोटा ज़ीशान उसके पास था। मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। राबिया समझी कि खुरम आ गया है। इससे पहले वो दरवाजे पर जाती, ज़ीशान ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने बिलाल हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। अपने चाचा के तेवर देखकर लड़का सहम गया। बोला, चाचा माँ तो घर में नहीं है, वो नानी के घर गई है। बिलाल ने लड़के को हाथ से एक तरफ किया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट में ऐसी धमक थी कि राबिया को यकीन हो गया कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो बिलाल ने कुंडी लगाने से कबल ही जोर का धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। बिलाल को सामने देखकर वो खौफजदा फर्श पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, बिलाल मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर, मुझको मत मारो, आखिर मेरा कसूर क्या है? कमरे में जलते हुए बल्ब को बंदूक से तोड़ते हुए बिलाल ने उसकी इल्तिजा को अंधेरे में डबो दिया और कहा, मैंने सुना है तुम किसी और से निकाह करना चाहती हो, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? ये बहतान है। राबिया के कांपते हुए होंठ हिले, मगर बिलाल ने तवक्कुफ ना किया और तड़ तड़ गोलियां दागना शुरू कर दी। ज़ीशान हवास बाख्ता होकर घर से निकला। वो चिल्ला रहा था, चाचा ने माँ को बंदूक की गोलियां मारी हैं, उसने मेरी माँ को मार डाला है। उसी वक्त बिलाल बाहर आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने जीप स्टार्ट की और उसमें बैठकर चला गया। उसके जाते ही मोहल्ले के चंद नौजवान जो बाहर खड़े थे घर के अंदर चले गए। वो जख्मी राबिया को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन वो मर चुकी थी। दिलदोज बात यह है कि राबिया के कत्ल के बाद वक्फे वक्फे से उसके 2 बेटे भी खुदा के पास पहुंचे या पहुंचा दिए गए। सुना है उसके एक बेटे ने तो कॉलेज के हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी, अपनी कनपटी पर गोली मारकर
जिसकी खबर मैंने अखबार में पढ़ी और तस्वीर भी देखी थी। मैंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, मगर राबिया की कहानी लिखते हुए जो इज़्तिराब महसूस किया वो रकम नहीं कर सकती। और दोस्तों, मैंने भी आज तक बहुत सी कहानियां आप लोगों को सुनाई हैं, लेकिन ये कहानी सुनाते हुए दिल बहुत दुखा कि किस तरह एक बेवा बेचारी अपने बच्चों को पालने की खातिर मुश्किलात का शिकार रही और उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए और जायदाद और हुस्न ही उसकी जान ले गया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह किसी औरत को ऐसी भरी जवानी में बेवा ना करे, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की दर्द भरी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।